हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रीमियर कॉमर्स क्लासेस के इस सेगमेंट में ला रहा हूँ मैं वीडियो। जो वीडियो होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो ला रहा हूँ मैं ये हो गया पार्ट 3 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसे जो कि आप अकाउंटिंग के स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में अगर मान लीजिए तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो बेसिक्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। और जब आपके बेसिक पॉइंट्स स्ट्रांग होंगे ऐसे केस में आप देखोगे कि आपका जो आगे का जो पॉइंट है वो क्लियर होते चला जाएगा आराम से और इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस चीज़ के लिए मैंने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले ही आपको दे चुका हूँ। आज थर्ड पार्ट में जो ये थ्योरेटिकल का ऑलमोस्ट लास्ट है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे एंटर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मीन्स जहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशंस फंडामेंटल्स के बारे में पता चलेगा कि अच्छा अकाउंटिंग में इस तरह से काम होना है और ये फंडामेंटल्स ऐसे हैं जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर मेन आप 3 पार्ट देखेंगे। फर्स्ट कन्वेंशंस, सेकेंड कॉन्सेप्ट और थर्ड जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे, जिसे कि आपको मेन फॉर्म में बाद में पढ़ना है। आपको बाद में इसे समझाऊंगा, एक पूरा अच्छे से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में समझाऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ आप लोग ये 2 चीज़ें जानेंगे और इन दोनों को इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी बिकॉज ये ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है इनिशियल लेवल पे आपको समझना कि अकाउंटिंग करते टाइम आपको इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे जो मैंने बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअली कन्वेंशंस और रूल्स का मिक्सअप है। तो कन्वेंशन क्या है, यही पहला पार्ट जो आता है वो आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन इज अ कस्टम और ट्रेडिशन फॉलोड बाय अकाउंटेंट और इन अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हें जब फॉलो किया जाता है उसी ट्रेडिंग और उसी वही जो ट्रेड है उसे क्या बोलेंगे, उस ट्रेंड को या उस कस्टम को क्या बोलोगे आप? कन्वेंशन। और दूसरा पार्ट है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रूल्स है रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग समझते हैं या अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करते हैं। तो कुल मिला के मुझे 2 पॉइंट पे आज डिस्कस करना है, अकाउंटिंग कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कन्वेंशन टोटल 4 हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड फोर्थ पॉइंट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये 4 कन्वेंशन है एंड कॉन्सेप्ट टोटल 10 है। इससे कुछ बुक में ज़्यादा भी मिलेगा, 11-12 भी मिल जाएंगे, लेकिन मेन 10 है। अब मैं बात करूं कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म की। देखिए आपको पहले भी बताया मैंने, जब कन्वेंशन बता रहा था तभी बताया कि कन्वेंशन क्या है, एक कस्टम है जिसको क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात आती है कि कन्वेंशंस को ना आपको ये बोला गया कि ये ना एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कॉमन सेंस देता है कि आपको ये करना चाहिए। लाइक सबसे पहला जो इसमें है कंजर्वेटिज्म, कंजर्व करना। आपने 9th 10th या उससे पहले बचपन में ही आपने पढ़ा होगा ईवीएस सब्जेक्ट में वाटर कंजर्वेशन। पानी बचाते हैं, क्यों, कैसे बचाते हैं? तो आप जब बारिश होती है तो आप उसको रेन हार्वेस्टिंग को फॉर्म में लाते हैं, वहाँ कंजर्व करते हैं वाटर फॉर जब नीड होगी तो उस वाटर को यूज़ करेंगे आप। यही चीज़ बिल्कुल आप अब अकाउंट्स में लाइए इस कॉमन सेंस को कि कैसे, यहाँ पे क्या कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे जो लॉसेज होंगे ना, जो आपको नुकसान होने वाला है उससे रिलेटेड अभी से प्रोवाइड करके चलिए, उससे रिलेटेड प्रोविजंस बना के चलिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको फ्यूचर में उस लॉस को बेयर करने के लिए फंड नहीं होंगे। उस लॉस को बेयर कैसे करेंगे? तो ऐसे केस के लिए क्या बोला गया अकाउंटिंग कन्वेंशन में, एक कस्टम चला आ रहा है क्या, कंजर्वेटिज्म।
क्या? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि आप कंजर्व करिए, मीन्स इसमें साफ साफ बताया गया एंटिसिपेट योर लॉसेस नॉट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के लिए कोई कुछ नहीं करना, आपको प्रोवाइड फॉर लॉसेज ओनली, जो लॉस होने वाले हैं। जैसे बताऊंगा मैं, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स होता है, ये आप न्यूमेरिकल में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप समझिए कि जो डेटर्स आपका डूबने वाला है, आपको पता है कि ये ना 5% डेटर्स हैं जो नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए आप अभी से प्रोविजन बना के चलिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो आपके एसेट्स की वैल्यू कम होने वाली है, लग रहा है कि कम हो जाएगी, ऐसे केस में आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना के चल रहे हैं। तो ये सब कंजर्वेटिज्म के अंदर आता है। तो देखिए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसको दूसरा नाम जो दिया गया है और प्रूडेंस बोला गया है, PRUDENCE, और प्रूडेंस। तो ध्यान रखना आपको, ये केसेस के लिए है, ये है प्रोवाइड फॉर लॉसेस नॉट फॉर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के बारे में आप मत सोचिए कि प्रॉफिट होगा तो अभी से आप खर्च करना शुरू कर दें, ये कभी नहीं बोलता है कस्टम। कस्टम हमेशा बोलता है, जो परंपराएं चली हैं आ रही हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप लॉस के बारे में सोच के चलिए। आपने भी देखा होगा घर में कि लॉसेस के बारे में आप आपके घर में आप पहले से बचा कर रखते हो, होने वाले लॉस के लिए आप इंश्योरेंस करवा कर रखते हो। सेम यहाँ भी प्रोविजन प्रोवाइड करके चलिए, लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कंटिन्यूटी में रहिए, किस चीज़ के? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और जो पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं ना, आप उसी पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रखिए, ईयर आफ्टर ईयर सेम कंटिन्यू रखिए। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो फ्रॉम द बिगनिंग आप चेंज करने की बात करिए, या फिर जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपको बोला गया है कि आप अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप रेगुलर कंसिस्टेंट वे में फॉलो करिए आप, सेम। देन मटेरियलिटी, देखिए स्टूडेंट्स, मटेरियलिटी के ऊपर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, ये आपको बताया मैंने, ये कन्वेंशन है। तो ये मानना होता है कि क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा है जो बिजनेस को मैटर करेगा, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को इफेक्ट करेगा, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करना है उस मैटर को। क्लियर? इसमें एक एग्जांपल कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि कोई डील होने वाली है, मान लीजिए लैक्स में, करोड़ों में वो डील होने वाली है, और उस डील में आपने क्या किया, उस जो सप्लायर था या फिर जो भी पर्सन था, उस पर्सन को आपने किसी 5 स्टार होटल में 5000 रुपीज़ का उसको रिफ्रेशमेंट या फिर स्नैक्स ये सब काम करवा लिया, या फिर खाना उसका कर दिया। ऐसे केस में अब ये सोचिए, आपकी करोड़ों की डील होने वाली है, वहाँ 5000 आपके खर्च हो गए, तो ये मैटर नहीं करता, ये प्रॉफिट को इतना इफेक्ट नहीं कर देगा। तो ऐसे इसी वजह से क्या होता है, मैटेरियलिटी को बोला गया कि देखिए मैटर जो करे आप उसको रिकॉर्ड करें। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कोई इसके लिए अमाउंट या कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, आपको अकाउंटेंट को देखना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्या ये मैटर करता है, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, करता है तो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यू शुड डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे सीक्रेट ऑफ कंपनीज या बिजनेस। आप कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताओगे तो आपके कंपटीटर्स फायदा उठाएंगे, तो आप वैसे चीज़ें नहीं बताओगे, बाकी सब चीज़ आपको डिस्क्लोज करना है। एक अकाउंटेंट को हर पॉइंट डिस्क्लोज करना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये पॉइंट क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म फुल डिस्क्लोजर कहता है कि यू शुड डिस्क्लोज ईच एंड एवरी मैटर एवरीथिंग ऑफ अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट के अंदर आप सब कुछ डिस्क्लोज करिए। तो ये था स्टूडेंट्स कन्वेंशंस। अब मैं बात करूं कॉन्सेप्ट्स की। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने बताया कॉन्सेप्ट एक रूल है, एक रिटर्न नहीं है, एक फॉलोड रूल है जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं या फिर करते हैं, जो होना चाहिए, जिसको लोग मानते आ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब मैं बात करूं तो यहाँ सबसे पहला आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, या इसको अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस की अपनी एंटिटी है, ओनर से अलग है। ये ओनर और बिजनेस में डिफरेंस है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और ओनर में डिफरेंस है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हो तो बिजनेस मैन ने, अगर जो ओनर है उसने अगर कोई ट्रांजैक्शन की है तो आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे।
ऐसा नहीं है कि आप बिजनेसमैन ने जो ट्रांजैक्शन किया जो रिकॉर्ड उसको नहीं करो, उसको ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बिजनेसमैन ने क्या किया, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो वो तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, उसने तो इन्वेस्ट किया है ना बिजनेस में, तो वो उसके लिए तो एसेट्स है। लेकिन कंपनी को मिला है, बिजनेस को मिला है, ऑर्गेनाइजेशन को मिला है वो पैसा, तो वो क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी है। उस पर्सन के लिए जिसने, जो ओनर है, जिसने इन्वेस्ट किया है, उनके लिए एसेट्स है। तो ध्यान रखना आपको कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर्स, ओके, बिकॉज वो सेपरेट है, बिजनेस जो बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी एंटरप्राइजेस है, उससे वो सेपरेट है, वो अलग है। तो आप उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, वो जो भी ट्रांजैक्शन करता है। और इसीलिए कैपिटल और ड्राइंग जैसे दो टर्म्स हैं। कैपिटल मीन्स जो इंट्रोड्यूस किया, ड्राइंग्स मीन्स जो उसने ड्रॉ किया है, विड्रॉ कर लिया अमाउंट जो। तो देखिए ड्राइंग या फिर जो अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो ऐसे इसी को बताया गया कि आप इन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है ये पॉइंट? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मीन्स चलता रहेगा फ्यूचर में फॉर इंडेफिनिट पीरियड। मीन्स बिजनेस एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहेगा फ्यूचर में, तो इसके लिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बनाया गया। मीन्स आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि 2 साल के लिए मैं फर्नीचर परचेज कर लूँ, 2 साल बाद तो बिजनेस बंद करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब फर्नीचर परचेज कर रहे हो और उसकी लाइफ है 5 साल या 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स जब उसकी लाइफ है, तो आप क्या सोचोगे, इसके 10 ईयर्स तक इसको चलाना है, और आप उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ क्या बोला गया, गोइंग कंसर्न मीन्स कि आप जो बिजनेस के बारे में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, आप इस माइंड में इस बात को रखेंगे कि ये बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नाम ही है मनी मेजरमेंट, जो मनी में मेजर किया जा सके, जिसको मनी में आप, मनी के टर्म में आप लिख सको। लाइक आपने अगर इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन किया तो रुपीज़ में लिखते हो, रुपीज़ 5,000, 10,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 2 लाख, जो भी है। बट आप यूएस में हो तो आप डॉलर में लिखते हो, यूएस डॉलर में लिखते हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लिखते हो। ये क्या है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपको इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना है। आपने 5 ट्रक परचेज किया, उससे कोई मतलब है भाई, वहाँ मतलब ही नहीं है कि 5 ट्रक, आपको मतलब क्या है, 5 ट्रक ऑफ ईच ऑफ रुपीज़ 30 लाख, टोटल 1 करोड़ 50 लाख का परचेज किया है आपने। तो आपको अमाउंट मनी के टर्म्स में आपको लिखना है, इन टर्म्स ऑफ मनी, जहाँ आप करेंसी से डिनोट करते हो उसके टर्म में लिखना है आपको। ये हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फोर्थ है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में ना हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू हैं, 2 पार्ट हैं, और यही आपको माइंड में हमेशा लेके चलना है। हर ट्रांजैक्शन 2 जगह पे जाएगा, उसके 2 जगह पे इफेक्ट होंगे, मिनिमम 2 जगह पे, मिनिमम की बात हो रही है। इसमें से ये ध्यान रखना है आपको कि ये 2 पार्ट में बटेगा, एक तो बटेगा डेबिट और एक बटेगा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों पे बराबर का इफेक्ट डालेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं क्या डेबिट क्रेडिट कर रहे हो। अकाउंटिंग की जान है डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग में हो, कॉमर्स में आ गए आप तो समझ लो अब आपको डेबिट क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव ड्यूअल इफेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। आपने मोबाइल फ़ोन सुना होगा, ड्यूअल सिम मीन्स 2 सिम है, वैसे ही ड्यूअल एस्पेक्ट 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 नज़रिए हैं। पहला एग्जाम्पल देता हूँ, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया 5,000 रुपीज़ का कैश में। अब क्या होगा, इससे कैश तो कम हो जाएगा ना, बिकॉज आपने अपने कैश से 5,000 रुपीज़ का गुड्स खरीद लिया, तो 5,000 का कैश कम, लेकिन वो गुड्स तो आ गया ना आपके पास। तो अब जो 5,000 रुपीज़ आया ना आपके पास, 5,000 का गुड्स आया ना, तो गुड्स तो बढ़ गया, स्टॉक में गुड्स बढ़ गया, लेकिन आपका कैश कम, एक कम हुआ एक बढ़ गया। जो कम हुआ डेबिट पार्ट जो आपका कम हो गया, या क्रेडिट लिखो, लेकिन एक डेबिट तो एक क्रेडिट होना है। ऐसा नहीं है कि दोनों को डेबिट ही कर दो, आप आगे सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट का रूल्स, लेकिन एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट होना है। यहाँ पे एक बढ़ेगा या घटेगा तो ऑपोजिट, दोनों के ऊपर ऑपोजिट।
ऐसा भी हो सकता है दोनों बढ़ेगा, लेकिन दोनों के जो नेचर होगी वो अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स खरीदा लेकिन कैश में नहीं, तो अब कैश तो कुछ नहीं हुआ, गुड्स बढ़ गया। लेकिन अब आपने क्रेडिट पे परचेज किया तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो दोनों के नेचर अलग है लेकिन बढ़ा है दोनों। ओके, तो ये है ड्यूअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, दो नजरिया होंगे, दो पहलू होंगे, ध्यान रखिएगा आप। देन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए आपने देखा होगा कि आप बिजनेस, जब कोई बिजनेसमैन होता है तो वो क्या करता है, बिजनेस के जो प्रॉफिट लॉस जो भी है उसके बाद उस कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स निकालना पड़ता है उसे। और वो टैक्स निकालता कब है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स निकालता है। तो ये जो टैक्स निकालने वाली जो बात है ना, जो गवर्नमेंट को पे करेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अपना अकाउंट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ, लॉस दिखाओ, जो भी है ऑडिट करवाओ। तो यहाँ पे ऐसे केस में यहाँ आपको क्या कभी भी अकाउंट तैयार कर लेंगे, नहीं, आपको क्या करना है, एक डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे तैयार करना होता है। तो आपको एक ईयर चुनना पड़ेगा, एक पीरियड चुनना पड़ेगा जिसमें आप प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड एक्चुअली दो होते हैं, वैसे दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो होता है कैलेंडर ईयर, कुछ लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, तो कैलेंडर ईयर होता है जो आपके कैलेंडर में होता है जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर होता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है। तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि 1 अप्रैल से लेके, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक होगी। ये होगा क्या, इसे बोलेंगे आप, ये जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, एक साल, 12 मंथ्स, इसको बोलेंगे आप फाइनेंशियल ईयर। तो बिजनेसमैन के ऊपर या जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विच ईयर दे वांट टू ऑप्ट, कौन से ईयर को वो लोग लेते हैं। लेकिन आपको टैक्स निकालते टाइम आप कैसे भी लेंगे, आपको टैक्स निकालते टाइम वही 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक यही वाला फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप टैक्स निकालते हैं के टाइम पे। अदरवाइज आप कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो आप कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर के बेस पे निकाल सकते हैं। यस, तो ये था अकाउंटिंग पीरियड, ये आपको चूज करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं काम बनेगी। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक जो हो चुका। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको वो कॉस्ट लिखना है जो आपने किया है। एग्जाम्पल, आपने 15 लाख की कोई मशीनरी परचेज किया और उसकी मार्केट वैल्यू 21 लाख है। मार्केट वैल्यू 21 लाख है, आपने 15 लाख में परचेज कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे 21 लाख का, मैं तो अपने अकाउंट में 21 लाख लिखूंगा। सामने से गवर्नमेंट पूछेगी या फिर ऑडिटर पूछेगा, ये बताइए 6 लाख कहाँ खर्च किया आपने। आपके पास तो कैश के ऊपर तो केवल एक जगह पे 15 लाख का इफेक्ट आया है, जबकि आप मशीनरी को दिखा रहे हो 21 लाख कहाँ से दिखाओगे। तो ऐसे केस में ये गलत हो जाता है, एक पहले वाले को ही काट देता है कहीं ना कहीं। वही जो ड्यूअल एस्पेक्ट था, ड्यूअल एस्पेक्ट बताया ना आपने को, डेबिट और क्रेडिट का बराबर इफेक्ट होता है, तो यहाँ तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या बोला गया कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपने इनकर्ड किया आप उसको लिखिए। इट मीन्स आपको क्या करना है, 15 लाख ही लिखना है। बाद में एक टर्म आएगा एप्रिसिएशन, जो एप्रिशिएट अगर हुआ है, मार्केट वैल्यू अगर बढ़ गई तो मार्केट वैल्यू को प्रॉफिट के हिसाब से आप लिखो बाद में, लेकिन आप शो नहीं कर सकते अभी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मार्केट वैल्यू फिर 21 लाख। यही किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपने खर्च किया, इनकर्ड किया, बस वही आपको लिखना है। आप देखोगे कि आगे जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो पता चलेगा वहां पे मार्केट वैल्यू भी गिवन है और हिस्टोरिकल कॉस्ट भी गिवन होता है। ओके, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जो रियलाइज हो जाए, मिले। रियलाइज हो जाए मतलब फीलिंग की बात नहीं हो रही, रियलाइजेशन मीन्स जो मिल पाएगा, सेल हो जाएगा, जिससे कैश मिल पाएगा। तो देखिए इसको एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं। आपने क्या किया, प्रोडक्शन की है आपने एक, और उस प्रोडक्शन को किया 1 अप्रैल को, वो 2 लाख का था। फिर आपने क्या किया, आपको ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिला है 10 अप्रैल को, और ये मिला है 1,50,000 का, और अब आपने सप्लाई कर दिए उसको, गुड सप्लाई कर दिया है 15 अप्रैल को, और
जो रिसीव हुआ है, जो कैश मिला है आपको, वो मिला है 25 अप्रैल को। अब आप ये बताइए रिकॉर्ड किस डेट पे करेंगे? आप रिकॉर्ड किस डेट पे करेंगे? प्रोडक्शन किया आपने 1 अप्रैल को, आपने ऑर्डर दिया है, आपको मिला है 10th को, सप्लाई हुई है 15th को, रिसीव हुआ, जो कैश रिसीव हुआ है वो 25th को। तो देखिए एक्चुअल में आपके पास से जो गुड्स चला गया वो कब चला गया? ये सप्लाई के टाइम पे 15 अप्रैल को आपके पास से चला गया, और अब आप उसकी लायबिलिटी है वो पे करेगा आपको, और आपके लिए एसेट्स बन गया कि आप उसे लोगे, मांगोगे, आपका अब उस पर आप डिमांड करोगे उससे कि पैसे दो, पेमेंट करो। तो देखिए ये डेट, ये वो पार्ट है जहां पे रियलाइज हो गया आपका जो ट्रांजैक्शन है। तो यही चीज़ है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है कि आप क्या करिए, जब रियलाइज हो जाता है उस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, उससे पहले कुछ नहीं रिकॉर्ड करना है ऐसे। अब एक एग्जांपल, आपको ऑर्डर मिला है और ऑर्डर मिला कि एडवांस के साथ, ये लीजिए 10,000 कुछ अमाउंट आपको एडवांस मिल गया। तो ध्यान रखिएगा उस एडवांस को आप एक लायबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, वो आपकी इनकम नहीं हो गई अभी, तो उसको लायबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, और बाद में जब मिलेगा तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि हाँ ये अमाउंट मिल चुका है, और वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा अमाउंट। देखिए यही चीज़ें हैं कि रियलाइजेशन क्या बोलता है। आप रियलाइजेशन के टाइम पे फुल अमाउंट को लिखिए। ऑर्डर मिला 5 लाख का तो आप 5 लाख मत लिख दीजिए, आपको अगर मिलता है एडवांस, आप एडवांस को लिखिए लायबिलिटी के फॉर्म में। ओके, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रू हो जाना मीन्स अब तो मिलेगा, अब तो इफेक्ट पड़ गया। तो जहां प्रॉफिट और लॉस या फिर बिजनेस के ओनर के इक्विटी पे, ओनर के और कैपिटल पे जहां भी असर पड़ेगा, जहां भी इफेक्ट आ गया, वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक्रू हुआ आप रिकॉर्ड करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्च तक अकाउंट तैयार कर रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फरवरी और मार्च की आपने रेंट नहीं पे किया, अब वो पे कर रहा है आप अप्रैल में, लेकिन एक्सपेंस कब किया? वो रेंट एक्चुअल में कब की है? लास्ट ईयर की। करंट ईयर में पे कर रहे हैं, तो क्या करंट ईयर में एक्रू हुआ? नहीं, लास्ट ईयर जब एक्रू उसी टाइम पे हो गया जब आपने उसको कंज्यूम कर लिया, जब ही वो पेबल था, जब वो पे करने के लिए बना हुआ था कि आप पे करिए, लेकिन आपने पे नहीं किया। तो देखिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है जब आपने यूज किया, जब उसका इफेक्ट आए ओनर के इक्विटी पे, ओनर के कैपिटल पे, आपको रिकॉर्ड तभी करना है। नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैच करना है। और एक बात बताइए, अकाउंटिंग आप बनाते क्यों हैं? अकाउंटिंग में मैच ही होता है रिवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट या लॉस कोई एक होना है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों होने हैं। तो रिवेन्यू में से जब आप एक्सपेंडिचर मीन्स जितना मिला आपको अमाउंट, उसमें से जितना आपका गया है माइनस कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट या लॉस आना है। तो देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर लॉस होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था, रिवेन्यू कम था। तो आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बताता है आपसे कि रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रॉफिट, या लॉस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू। तो आपको मैच करना चाहिए, इसीलिए P&L अकाउंट आप बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे आगे आप। और लास्ट वन इज वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस। देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में ना हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक एविडेंस होता है। हर ट्रांजैक्शन को आपको वेरीफाई करना होता है। जब ऑडिटर बाद में ऑडिट करेगा तो वो हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, और जब वो वेरीफाई कर देगा तब बोला जाएगा कि हाँ ये अब ट्रांजैक्शन कैसा है, बिल्कुल लीगल, बढ़िया ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन सही है। नहीं तो क्या आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर सवाल उठ सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुए। आपने कई बार स्कैम्स देखे होंगे, घोटाले, वहाँ आपको पता चलता है अरे 2 लाख का ट्रांजैक्शन 10 लाख दिखा दिया, 12 लाख दिखा दिया। तो देखिए वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस बोलता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको एक एक ट्रांजैक्शन के लिए एक एविडेंस बना के रखना है। एक एक वॉचर, इसको वॉचर बोलेंगे, वॉचिंग की जाती है, ऑडिटिंग में पढ़ोगे आप लोग इसे, वॉचिंग की जाएगी। तो वॉचर या फिर किसी वॉचर को ही बोलेंगे, किसी तरह का नोट या किसी भी तरह के उसके बिल, इनवॉइस ऐसे आप रखोगे जो कि एविडेंस के फॉर्म में होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 आपने कॉन्सेप्ट और ये 4 आपने पढ़े कन्वेंशंस। पूरा अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, तो प्रिंसिपल्स, इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे पूरा अकाउंटिंग है। तो अब आप लोग इतने इस तरह से हो गए, इतना एलिजिबल हो चुके हैं अब कि अब आप अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में एंटर कर सकते हैं।
तो इसीलिए अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा आपके इस पार्ट में इनिशियल स्टेज में, तो वो होना है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में है, तो वहाँ आप लोग अब एंटर करेंगे। तो इसके पहले मैं बताता हूँ कि आपसे कि आप तीनों वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, और जब ये तीनों लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक आप देख लेंगे तो आप अकाउंटिंग इक्वेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी बोलें कि वो भी शेयर करें।